लॉ के पेपर में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। जब भी आईसीआई के सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कंपैरेटिवली बहुत कम आता है तो उसका सोल रीज़न आपको पता है क्या होता है? उसका सोल रीज़न होता है सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉज का सब्जेक्ट। जी हाँ, ये वही सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे बच्चों की तोते उड़ा देता है, उन लोगों का परेशानी का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने उन प्रेपरेशन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया था, उन गलतियों को अवॉइड नहीं करा था, जो कि आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, नमस्कार, मेरा नाम है वंशिका और आज मैं उन्हीं कुछ कॉमन मिस्टेक्स को लेके आ गई हूँ जो कि अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप भी अपने लॉ के फाउंडेशन के एग्जाम में चैंपियन बन के दिखाएंगे और सिर्फ पास ही नहीं होंगे बट 60+ 70+ मार्क्स स्कोर करके दिखाएंगे। कौन सी है वो गलतियां? सबसे पहली गलती है रॉन्ग सेक्शन नंबर को कोट करना। अभी क्या होता है ना, हम लोग एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, एक सेक्शन नंबर कोट करके आ जाएंगे। 23 सेक्शन नंबर होगा, हमको कुछ कुछ मिलता जुलता याद आ रहा होगा, या तो 32 लिख देंगे या 24 लिख देंगे। ऐसी गलती करना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आप एग्जामिनर को दो इंप्रेशंस देते हो कि आपको ना तो 23 सेक्शन नंबर पता है जो कि एक्चुअल सेक्शन नंबर था, ना ही आपने जो कोट किया है क्योंकि वो भी गलत सेक्शन नंबर है, आपको वो सेक्शन नंबर भी नहीं पता है। सो रॉन्ग सेक्शन नंबर को कोट करने से पूरा बचेंगे। नंबर 2, आपने पूरे तरीके से आईसीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो भी आपके रिवीजन टेस्ट पेपर्स में है, मॉक टेस्ट पेपर्स में है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, इन सबको कवर ही नहीं किया है। आपने ओवर रिलायंस अपने ऑथर की बुक पे करी है और आईसीआई के मटेरियल को पूरा इग्नोर करा है। और इसीलिए जब आप आईसीआई के एग्जामिनेशन में पेपर देने जाते हो तब वहां पे जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वहां पे आप यही सोचते रह जाते हो कि भाई ये क्या है, ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने तो अपना दिमाग सिर्फ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ था। इतने सारे केस स्टडीज, अजीब अजीब तरीके के प्रोविजंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब है क्या? तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो, एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज से अगर आप एग्जाम में बचना चाहते हो, तो आईसीआई के मटेरियल को अगर कवर करोगे तो 60 से 70 से 80% तक भी आपको वहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। और जब सरप्राइज एलिमेंट अवॉइड हो जाता है, देखे हुए क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तब कॉन्फिडेंस ही अलग आता है। क्योंकि एग्जाम में बैठे बैठे, उस एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ही ये एक उम्मीदों की लहर दौड़ने लगती है कि ये पेपर तो मेरा पास होने वाला है, अच्छे मार्क्स से होने वाला है ना? तो इसके ऊपर ध्यान देंगे। तीसरी चीज, नो राइटिंग प्रैक्टिस। हम लोग प्रॉपर्ली शायद राइटिंग प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। लॉ के सब्जेक्ट को हमने इतना लाइटली लेना शुरू कर दिया है कि हम लिख लिख के करना ही भूल गए हैं। हम लोग सिर्फ उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, शायद मेमोराइज भी अच्छे से नहीं करते हैं, तो लिखना तो दूर की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हर चैप्टर में से कम 2 क्वेश्चन, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट विद योर हैंड रिटन। जब तक आप 2 क्वेश्चंस नहीं लिखोगे तब तक आप आंसर राइटिंग के फॉर्मेट प्रेजेंटेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो एक ये चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चौथी चीज़, हम सिर्फ एक ही रिवीजन करके लॉ के पेपर में पहुंच रहे हैं। लॉ का तो एक अपना नाम ही रिवीजन है। जब तक आप लॉ को कंसेप्चुअली पढ़ के, समझ के, बार बार मल्टीपल टाइम्स नहीं याद करोगे, अपने दिमाग में नहीं रखोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। एक बार पढ़ने से अगर होना होता तो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 100% नहीं होता। आखिर क्यों सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जो है हमारा वो 20% तक रुक रहा है, 25-30% तक रुक रहा है? क्योंकि ये वही बच्चे पास हो रहे हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रहे हैं। एक आइडियल सिचुएशन में कम से कम 3 रिविजन्स तो आपको करने ही चाहिए। नंबर 5, नॉट फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन। अपने हिसाब से ये सोच के कि गट इंस्टिंक्ट है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम जैसा भी लिखेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है। आप भगवान के बच्चे ज़रूर होगे, लेकिन गॉड्स फेवरेट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट सीए में नहीं चलता। सीए में सिर्फ वही चलता है जो आप पेपर में करके आते हो, जो आप पेपर में प्रेजेंट करके आते हो। सो इसीलिए फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसके बारे में मैंने इस चैनल पे बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, शॉर्ट्स में भी, वीडियोस में भी, तो उसको जब तक फॉलो नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, पास नहीं होगी। प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग पे पूरा फोकस करेंगे। 7th पॉइंट है, आप लोग रोट लर्निंग पे इतने ज़्यादा लगे हुए हो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही नहीं रही है। रटे जा रहे हो बिना समझे कि आखिर ऐसा प्रोविजन अगर एग्जिस्टेंस में आया तो आया क्यों। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा दोस्त, समझना पड़ेगा, समझ के याद करना पड़ेगा।
जब समझ के याद करोगे तभी आप एक्चुअली में हीरो बनोगे, क्योंकि तब आपको कॉन्सेप्ट्स के पीछे के लॉजिक समझ में आएंगे। तो वो हम लोगों ने हमारे वन शॉट्स में भी डिस्कस करे हैं, वहाँ जाके भी आप उनको समझ सकते हो और याद कर सकते हो। इसीलिए रोट लर्निंग नहीं करनी है, उसके पीछे के लॉजिक को समझना है। इससे आपका पता है क्या होगा, लर्न करने का जो टाइम है ना वो भी कम होता जाएगा। कम टाइम में आप लोग ज़्यादा चीज़ें याद कर पाओगे, दिमाग में रख पाओगे, क्योंकि आपने लॉजिक्स के थ्रू उसको समझा होगा। ठीक है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो है हमारा नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट टाइम टू द सब्जेक्ट। मैम हम लोग अकाउंट्स और मैथ्स में ही इतने फंसे रह जाते हैं कि हम लोग शायद लॉ को तो टाइम ही नहीं देते। हम लोग अकाउंट्स और मैथ्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसी में सारा टाइम चला जाता है। तो यही तो है तुम्हारी गलती, यही वो मिस्टेक है। क्योंकि एंड में अकाउंट्स में तो तुम पास हो जाते हो, अच्छे मार्क्स ले आते हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट में तुम फेल हो जाते हो उस सब्जेक्ट का नाम है लॉ। और उस चीज़ से कैसे बचा जाएगा, जब आप लॉ को जितना इज्जत 100 मार्क्स का एक फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट डिजर्व करता है, उतनी इज्जत जब आप उस सब्जेक्ट को दोगे, उतना टाइम जब आप उस सब्जेक्ट को डिवोट करोगे, चाहे आपको इसमें हर चीज़ लिख के नहीं करनी है, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के करने हैं, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है। कम से कम उतने बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, उतना टाइम देके लर्न करना है, मेमोराइज करना है, समझ के याद करना है। तो यही वो सारी टिप्स हैं दोस्तों जो कि आपको लॉ के सब्जेक्ट में चैंपियन बनाएंगी। जैसा मैं हमेशा कहती आई हूँ कि लॉ की चिंता अब आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ के लिए मैं हूँ वंशिका, जो आपके साथ में एंड तक बनी रहूँगी, एग्जाम के पहले भी, एग्जाम के टाइम भी और उसके बाद भी। तो लॉ के लिए आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाना चाहिए अभी एकाग्रता सीए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ में ये सारी टिप्स लेके आ रहे हैं और मैं पर्सनली लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपकी लॉ की सब्जेक्ट की जो जिम्मेदारी है अब वो मेरे कंधों पर ट्रांसफर हो चुकी है, इसीलिए मेरे टिप्स को ट्रस्ट करेंगे, फॉलो करेंगे और एग्जाम के बाद अपना रिजल्ट भी मेरे साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।